ध्यान देंगे। बेसिकली हम लोग जो है कि आपका जो है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर है आपका हायरार्की ऑफ मेजर्स, हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। पहला कंट्रोल क्या है? एलिमिनेट द हैजर्ड और रिस्क कंप्लीटली। आपको क्या करना है? जो हैजर्ड है, जो रिस्क है, उसको कंप्लीटली रिमूव करना है ना, खत्म करना है वर्क प्लेस से। जैसे वॉकेट हाइट है तो ऊंचाई का काम आपको नहीं करना है, समझे? इधर क्या हुआ, अगर आप ऊंचाई पे काम नहीं करेंगे तो ऊंचाई से गिरने का जो संभावना है ना, ऊंचाई पे जो खतरा है कि आप ऊंचाई से नीचे गिर सकते हो, खतरा खत्म हो गया। फर्दर कंट्रोल द हैजर्ड और रिस्क एट सोर्स, है ना। जो हैजर्ड है, जो रिस्क है, उसको आपको क्या करना है? उसके सोर्स से, उसका जड़ जो है ना, उसको वहीं से जो है कि आपको कंट्रोल करना है। जैसे आपका मशीन है, मशीन के ऊपर मूविंग पार्ट्स है, चांसेस है कि मूविंग पार्ट के कांटेक्ट में आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी आ सकता है। सो उसके ऊपर आपको गार्ड को लगा देना है ना। जैसे ग्राइंडर के ऊपर गार्ड होता है, ऐसे ही बहुत सारा मूविंग पार्ट्स होता है मशीन के अंदर, डिफरेंट मशीन के अंदर। हम लोग क्या करते हैं? उस मशीन के ऊपर गार्ड को जो है कि पोस्ट करते हैं ना। उससे क्या होता है? वो जो मशीन का मूविंग पार्ट्स होता है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हम लोग नहीं आते। सो इस तरीके का इंजीनियरिंग कंट्रोल हम लोग जो है कि सोर्स पे यूज कर सकते हैं, है ना। फर्दर मिनिमाइज द हैजर्ड और रिस्क थ्रू द डिजाइन ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, है ना। हम लोग हैजर्ड और रिस्क को कम कर सकते हैं कैसे? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डिजाइन करके, है ना। मीन्स जो मशीनरी है, जो एक्टिविटीज है, उसको परफॉर्म करने का, है ना, उसको यूज करने का, है ना, जो है कि करेक्ट मेथड को, सेफ मेथड को डेवलप करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हैजर्ड और रिस्क को कम कर सकते हैं। फर्दर रेसिडुअल रिस्क कंट्रोल बाय कलेक्टिव प्रोडक्टिव मेजर्स, है ना। रेसिडुअल जो रिस्क होगा आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने के बाद, उसको हम लोग कलेक्टिव मेजर प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जैसे कलेक्टिव मेजर्स प्रायोरिटी ओवर पर्सनल, प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल प्रोडक्टिव मेजर्स फॉर रेसिडुअल रिस्क, है ना। हम लोग किसको? इंडिविजुअल प्रोडक्टिव मेजर्स को जो है कि हम लोग क्या करते हैं? आपका जो है कि बाई कलेक्टिव मेजर्स, है ना, प्रायोरिटी ओवर, है ना, जो है कि आपका इंडिविजुअल प्रोडक्टिव मेजर्स से ज्यादा हम लोग कलेक्टिव प्रोडक्टिव मेजर्स को जो है कि जो है कि प्राथमिकता देते हैं, है ना, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कर रिड्यूस नॉइस एट सोर्स रेदर देन इशू ईयर डिफेंडर्स, है ना। मीन्स अगर आपके वर्क प्लेस पे नॉइस जो है कि बहुत ज्यादा है, तो ईयर आप जो है कि ईयर डिफेंडर जो है कि प्रोवाइड करने के बजाय नॉइस को क्या कीजिए? उसके जो जो जड़ है, जहां से नॉइस उत्पन्न हो रहा है, वहां से कम करने का प्रयास कीजिए, है ना। क्योंकि अगर नॉइस जो है कि जड़ से कम करेंगे तो जो है कि ईयर डिफेंडर की जरूरत नहीं है। ईयर डिफेंडर उसी जो है कि आपका जो है कि ईयर डिफेंडर प्रोवाइड करने से, है ना, ये जो है कि आपका जो रिस्क जो है, जो हैजर्ड है, उससे वही व्यक्ति बचेगा जो ईयर डिफेंडर का इस्तेमाल करेगा। ठीक है। सो इंडिविजुअल प्रोडक्टिव मेजर्स के बजाय हम लोग जो है कि कलेक्टिव प्रोडक्टिव मेजर्स के ऊपर अधिक फोकस करेंगे, है ना। कलेक्टिव प्रोडक्टिव मेजर्स बोले तो ऐसा मेजर जो हमारे पूरे वर्किंग ग्रुप को जो है कि प्रोडक्ट करता हो, ठीक है। और इंडिविजुअल प्रोडक्टिव मेजर्स बोले तो ऐसा मेजर जो किसी व्यक्ति के द्वारा वियर किया जाए, है ना, उसको प्रोडक्ट करे, उसको हम लोग इंडिविजुअल कलेक्टिव मेजर्स बोलते हैं। जैसे पीपीईज हो गया, ठीक है। शो पहला क्या एक्शन लेना है? हायरार्की क्या है? पहला हैजर्ड को एलिमिनेट करना, खत्म करना। दूसरा सोर्स से कंट्रोल करना, इंजीनियरिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करना। तीसरा सेफ मेथड को डेवलप करना। चौथा कलेक्टिव मेजर्स का इस्तेमाल करना, है ना, रेसिडुअल रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, समझे। उसके बाद जो है कि इंडिविजुअल प्रोडक्टिव मेजर्स को प्रोवाइड करना। सो फर्स्ट क्या करना है? अवॉइड करना है वर्क प्लेस रिस्क को, है ना। जो भी रिस्क है ना, उस रिस्क को अवॉइड करना है। देन एलिमिनेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। एलिमिनेट मीन्स रिमूव करना है, सब्स्टिट्यूट मीन्स कम करना है ना। देन रिड्यूसिंग टाइम और एक्सपोजर लिमिट, है ना। आपको क्या करना है? वर्किंग टाइम को कम कर देना है ताकि व्यक्ति को के एक्सपोजर को जो है कि लिमिट किया जा सके, है ना, कि पार्टिकुलर पर्सन वर्क प्लेस पे कितने घंटे के लिए, है ना, कितने कंसंट्रेशन में जो है कि पार्टिकुलर जो है कि सब्सटेंस को एक्सपोज कर सकता है ना। इस चीज को हम लोग लिमिट कर सके, फिक्स कर सके। इसके लिए हमें वर्किंग टाइम को रिड्यूस करना है, एक्सपोजर लिमिट को भी फिक्स करना है, ताकि किसी पर्सन के बॉडी के ऊपर इमीडिएट जो है कि इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। सो फर्दर है आपका इंजीनियरिंग और हार्डवेयर कंट्रोल, जिसमें आपका आइसोलेशन और सेग्रीगेशन हो गया, ठीक है, ये टेक्निकल मेजर हो गया। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बोले तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करना, जैसे ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करना, सेफ्टी साइन और सिग्नल्स का इस्तेमाल करना, साइन बोर्ड का इस्तेमाल करना, ठीक है। ये सब क्या हो गया? एडमिन कंट्रोल में आ गया।
शो फर्दर है आपका सेफ्टी साइन एंड सिग्नल, है ना। ये भी जो टॉपिक है सेफ्टी साइन एंड सिग्नल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो है कि नबोश में 2 बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। ओबी में ओपन बुक एग्जामिनेशन में 2 बार जो है कि सेफ्टी साइन से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सो समझेंगे। करेक्ट, साइन बोर्ड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेप, कलर, सिंबल और पिक्टोग्राम। साइन बोर्ड जो होता है बेसिकली ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई कलर होता है, शेप होता है, सिंबल होता है और पिक्चर होता है। मीन्स पिक्चर सिंबल के थ्रू जो है कि क्या करता है, सेफ्टी साइन इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। ठीक है, जैसे पहला सेफ्टी साइन हो गया प्रोहिबिशन साइन, है ना। प्रोहिबिशन साइन बोले तो एक ऐसा साइन जो इंडिकेट करता है कि आपको अपने साइड पे डेंजरस बिहेवियर को नहीं लेना है ना, जिससे जो है कि एक्सीडेंट हो सकता है ना। इंडिकेट दैट सर्टेन बिहेवियर और एक्शन आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिशन साइन क्या करता है, कुछ ऐसे बिहेवियर को इंडिकेट करता है, ठीक है, जो आपको अपने वर्क प्लेस पे जो है कि नहीं करना होता है। कुछ ऐसे बर्ताव को दिखाता है, कुछ ऐसे कार्य को बताता है जो आपको अपने कार्यस्थल पे नहीं करना होता है, जैसे नो स्मोकिंग, है ना, समझे। देन करा है वार्निंग साइन, करा यूज्ड टू अलर्ट पीपल अबाउट ए हैजर्ड और थ्रेट एट द वर्क प्लेस, है ना। वार्निंग साइन जो है बेसिकली ये पर्सन को जो है कि वार्न करने के लिए, है ना, पर्सन को जो है कि अलर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि बेसिकली जो है कि किसी हैजर्ड और डेंजर को, है ना, थ्रेट को शो करता है, ये पार्टिकुलर वर्क प्लेस पे, पार्टिकुलर एरिया में, है ना, पार्टिकुलर डेंजर है। ठीक है, उसको जो है कि अलॉट करने के लिए, उससे अलॉट करने के लिए वार्निंग साइन का इस्तेमाल किया जाता है। देन है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन कुछ जो है कि आपके मैंडेट्स एक्शंस को बताते हैं जो आपके साइड पे लेना होता है आपको, है ना। मीन्स आप आपके द्वारा कुछ ऐसे बिहेवियर और एक्शंस को शो करते हैं जो आपको, जो आपके लिए अनिवार्य है ना, जो आपको जो है कि उस तरीके से एक्ट करना ही है। जैसे करा है डिस्क्राइब एक्शन और बिहेवियर दैट मस्ट बी अंडरटेकन, है ना। मीन्स कुछ ऐसे बिहेवियर और एक्शन को बताते हैं जो आपको साइट पे लेना होता है। जैसे यूजिंग पीपीज, है ना, पीपीज का इस्तेमाल करना, हार्ड हेड का इस्तेमाल करना, ये क्या मैंडेटरी साइन होता है कि आपको जो है कि हार्ड हेड यूज करना है। देन सेफ कंडीशन साइन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सेफ कंडीशन। सेफ कंडीशन साइन जो होता है बेसिकली ये क्या करता है, आपका सेफ कंडीशन को जो है कि रिप्रेजेंट करता है ना। हमारे वर्क प्लेस का जो सबसे सुरक्षित स्थान होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे असेंबली पॉइंट, है ना। Clear? Further, a fire related sign indicate equipment and the provision of fire emergency use, है ना। बेसिकली फायर रिलेटेड साइन जो होता है ये जो है कि इंडिकेट करता है ना, पार्टिकुलर इक्विपमेंट्स को, है ना, और फायर रिलेटेड जो है कि अरेंजमेंट्स को, है ना, जिसका जो है कि हमें इस्तेमाल इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी करना होता है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, होजरेल हो गया। ठीक है, इन सब चीजों को जो इंडिकेट करता है उसके लिए जो हम लोग साइट पे जो है कि जो शाइन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फायर रिलेटेड शाइन। ठीक है, जो कि बेसिकली जिसका जो है कि बैकग्राउंड जो है कि रेड कलर का होता है ना, जिसमें जो है कि सिंबल होता है आपका होजरेल का या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, देन है आपका एकॉस्टिक साइन सिग्नल। ठीक है, एकॉस्टिक सिग्नल। देन है आपका हैंड एंड आर्म सिग्नल। बेसिकली ये जो है सिग्नल्स जो है जस्ट फॉर जो है कि डायरेक्शंस के लिए होते हैं। ठीक है, देन है आपका पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट, पीपीईस, है ना। कहता ऑल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग क्लॉथिंग प्रोटेक्टिव फ्रॉम वेयर विच इज मीन टू बी worn by worn or held by a person at work and which protect them against different hazard to their health and safety। ठीक है, बेसिकली जो है ऐसा इक्विपमेंट जिसमें जो है कि शामिल है आपका जो है कि जो है कि बेसिक क्लॉथिंग जो पर्सन के द्वारा वियर किया जाता है ना, वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को, है ना, जो मौसम है उससे बचने के लिए व्यक्ति के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, जो बेसिकली जो है कि आपका जो है कि पर्सन वर्क पे काम कर मतलब वर्क एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दौरान यूज करता है हैजर्ड से जो है कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को हेल्दी और सेफ रखने के लिए, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है एप्रॉन हो गया, ग्लोव्स हो गया, सेफ्टी फुटवियर हो गया, है ना, हेलमेट हो गया, हाई विजिबिलिटी वेस्ट कोट हो गया, है ना, आई प्रोटेक्टर हो गया, लाइफ जैकेट हो गया, रेस्पिरेटर हो गया, अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटर्स और सेफ्टी हार्नेस हो गया, है ना। इसके अलावा भी जो है कि अनेक प्रकार के पीपीज होते हैं जिसका इस्तेमाल हमारे साइट पे किया जाता है।
फर्दर करा आइटम नॉट रिगार्डेड एज पीपी, है ना, कुछ ऐसे आइटम्स का भी नाम दिया हुआ है जिसको हम लोग पीपीईज नहीं कहते हैं, जैसे ऑर्डिनरली वर्किंग क्लॉथ एंड यूनिफॉर्म, जनरली जो जनरल यूनिफॉर्म जो होता है ना, या फिर जो जनरल क्लॉथ हम पहन के काम करते हैं, ये हमारा पीपी इसमें नहीं आता, है ना। ऑफेंसिव वेपन यूज फॉर सेल्फ डिफेंस और एज ए डिटरेंट, है ना, मीन्स जो है कि बेसिकली जो हमारे द्वारा सेल्फ डिफेंस के लिए जो हम लोग वेपन यूज करते हैं, बेसिकली बहुत लोग गन लेके रखते हैं, है ना, बहुत लोग जो है कि आपका जो है कि वो नाइफ लेके रखते हैं, है ना, तो ये सब क्या है, ये पीपी इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। आपका गन वगैरह ये सेल्फ डिफेंस के लिए जो आप यूज करते हैं, ये पीपी इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाता। फर्दर पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज गैस डिटेक्टर और पर्सनल अटैक अलार्म, है ना, बेसिकली जो गैस डिटेक्टर होता है, अटैक अलार्म जो होता है, ये भी जो है कि हमारा पीपी इसमें नहीं आता है। देन पीपी इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन व्हाइल ट्रेवलिंग ऑन द रोड सच एज सेफ्टी बेल्ट, सीट बेल्ट, क्रैश हेलमेट, ठीक है, ये भी हमारा पीपी इसमें नहीं आता है, ठीक है। मीन्स जो हम लोग बेसिकली जो है कि ट्रैवलिंग के दौरान, है ना, रोड पे ट्रैवलिंग के दौरान जो सीट बेल्ट लगाते हैं या फिर क्रैश हेलमेट जो यूज करते हैं, ये सब जो है कि हमारा पीपी इसके अंदर नहीं आता है। देन एनी इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्लेइंग ऑफ कॉम्पिटिटिव गेम्स और स्पोर्ट्स, ठीक है, कोई भी ऐसा औजार जिसका इस्तेमाल किसी प्लेयर के द्वारा, है ना, किसी गेम को प्ले करने के दौरान यूज किया जाता है, उसको भी हम लोग पीपीईज नहीं कहते हैं। जैसे अभी क्रिकेट खेलते वक्त पैड, है ना, बहुत सारी चीज ऐड का यूज किया जाता है ना, बहुत सारे जो है कि इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल जो प्लेयर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो सब चीज पीपी में कंसीडर नहीं किया जाता एज फॉर द नेबोश, है ना, समझे। फर्दर है द यूजेस एंड कॉस्ट, है ना, कह रहा है फर्स्ट लाइन प्रोडक्शन टू एनेबल ए जॉब टू बी डन दैट कुड नॉट बी डन अदरवाइज और एट लीस्ट ओनली विद डिफिकल्टी, फॉर एग्जाम्पल जो है कि डिविंग एंड एंट्री इनटू इंटेंस हीट और कोल्ड, है ना, पीपीज एज ए टूल्स, है ना, कह रहा बेसिकली जो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जो हम जिसको हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, वो हमारा पीपीज नहीं है, ठीक है। पीपी इज नॉट फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्शन, पीपी इज द लास्ट लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे डिफिकल्ट जॉब होते हैं जहां जो है कि हम बिना पीपी इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ठंडा होता है, जो कि बहुत ही गर्म होता है, मीन्स कुछ ऐसे स्पेस होते हैं जहां हमें काम करने जाना पड़ता है, ठीक है, जो कि या तो बहुत ही गर्म होता है या फिर बहुत ही ठंडा होता है, वैसे इन्वायरमेंट में हमें काम करने जाना पड़ता है। तो वहां जो है उस कंडीशन में, है ना, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पीपीज ही एक टूल्स होता है जिसका इस्तेमाल करके हम उस वर्क को जो है कि परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो कर रहा है टू ऑफर प्रोटेक्शन इन द इवेंट ऑफ समथिंग गोज रॉन्ग, है ना, बेसिकली पीपी जो है वैसे जो है कि कंडीशन में जो है कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब कुछ गलत हो जाता है ना, जैसे कर रहा है समथिंग फॉलिंग इनटू द हेड और टोज एंड एज बैकअप टू अदर कंट्रोल सिस्टम, है ना, कर रहा है बेसिकली जो है जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपके सर पे गिरा, आपके पैर पे गिरा, है ना, शो क्या है अभी इस कंडीशन में, यहाँ क्या हुआ, एक इवेंट हो गया, इस इवेंट में क्या हुआ, इस इवेंट में पीपी जो है कि आपको क्या करता है, आपके सर को, आपके पैर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये कब प्रोटेक्ट किया, जब कुछ गलत हो गया, ठीक है। देन कहता है टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, है ना, ये जो है कि प्रोडक्ट को भी जो है कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जैसे कह रहा है फ्रॉम कंटामिनेंट्स इन द फूड इंडस्ट्री, है ना, फूड इंडस्ट्री के अंदर जो कंटामिनेंट्स होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन टू अटेंड यू or reduce even further the exposure to an agent which is primarily controlled by other means, जैसे dust filter, गैस और डस्ट फिल्टर्ड बाय एलईवी, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, ठीक है। कर रहा है कि ये जो है कि बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है कि हम लोग जो है कि वहां भी करते हैं, है ना, जो है कि जहाँ जो है कि आपका जो है कि प्राइमरी एजेंट जो है, जहाँ जो है कि आपका जो है कि प्रॉपर वॉक में नहीं आता है, जैसे जो है कि आपका गैस डिटेक्टर हो गया, आपका जो है कि एलईवी सिस्टम हो गया, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, ठीक है। अभी बहुत जगह क्या है, एलईवी जो है कि प्रॉपर इफेक्टिव नहीं होता, वैसे कंडीशंस में भी हम लोग क्या करते हैं, पीपीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डन करा है देयर इज अ प्राइस टू पे फॉर यूजिंग पीपीज, not just the financial cost of the equipment itself and its maintenance,
है ना, कह रहा है पीपीज जो है बेसिकली इसके लिए हमें कॉस्ट पे करना पड़ता है ना, ये कॉस्टली होता है बेसिकली। इस ये कॉस्टली सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके लिए हमें कॉस्ट पे करके इसको बाई करना पड़ता है, लेकिन बाई करने के साथ साथ क्या करना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। बट ऑल्सो द कॉस्ट इन टर्म ऑफ द वर्कर टाइम स्पेंड, है ना, कलेक्टिंग इट, डूइंग एंड डफिंग इटीसी, है ना। अभी जो है कि इसके साथ साथ जो है कि वर्कर जो यूज करता है ना, अभी कितने टाइम से पीपीस का इस्तेमाल कर रहा है, कब यूज कर रहा है, कब उसको रिमूव कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपका जो है कि पीपीस कितना कॉस्टली होगा। जैसे अभी क्या है, जैसे ईयर प्लग होता है, हम लोग क्या करते हैं, ईयर प्लग को यूज करते हैं, यूज करके फेंक देते हैं, ठीक है, यूज करते हैं उसको, यूज करके फेंक देते हैं। वही ईयर मफ है, ईयर मफ को क्या है, हम लोग बार बार यूज करते हैं, ठीक है। सो पीपीस जो है अभी उसका कॉस्ट जो है, पीपीस जो है कॉस्टली होता है। अभी उसका कॉस्ट सिर्फ खरीदने का नहीं है, उसका मेंटेनेंस का भी कॉस्ट है। इसके साथ साथ पीपीस आपका जो है कि उसके कॉस्टिंग जो है कि डिपेंड करता है कि व्यक्ति के द्वारा कितनी बार जो है कि उसका इस्तेमाल किया जाना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि पीपीएस का कॉस्ट क्या होगा। फर्दर जब आप पीपीज जो है कि यूज कर रहे हैं या फिर पीपीज जो है कि बाई कर रहे हैं, तो पीपीज आपका इकोनॉमिकली भी होना चाहिए, ठीक है। कह रहा मोबिलिटी, ऐसा नहीं कि पीपीज को यूज करने के बाद आप जो है कि आप अपने बॉडी को फ्रीली मूव नहीं कर पाए, है ना। अभी क्या कुछ ऐसे पीपीज हैं जिसको इस्तेमाल करने के बाद जो है कि हमारा बॉडी जो है कि रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, बंध जाता है ना, हमारा बॉडी फ्रीली मूव नहीं हो पाता, ठीक है। देन हैंड आर्म मूवमेंट ड्यूरिंग मैनुअल हैंडलिंग, हमारा हाथ और जो है कि बाह का मूवमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए पीपीज को यूज करने के दौरान। देन रिडक्शन ऑफ विजुअल फील्ड, है ना, जो है कि हमारा जो है कि प्रॉपर जो है कि ऐसा नहीं कि हमारा विजिबिलिटी इफेक्ट हो, है ना, विजिबिलिटी भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अगर विजिबिलिटी इफेक्ट होगा तो पीपीज इर्गोनोमिक नहीं है। देन ऑडियबिलिटी विलिस्ट यूजिंग पीपीज, है ना। अभी क्या होता है, कुछ पीपीज जो हैं जिसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऑडियो प्रॉपर सुनाई नहीं देता। जैसे अगर आप कान में ईयर प्लग लगाए हुए हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी वॉइस को आप प्रॉपरली सुन नहीं पाते, है ना। सो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है। देन एंट्री इनटू कन्फाइंड स्पेस और रिस्ट्रिक्टेड स्पेस एंड मैन होल्स, है ना। अगर आप मैन होल्स के अंदर काम कर रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहां पीपीस क्या करता है, वहां पीपीस से डिफिकल्टी होता है। जैसे ब्रीथिंग अपरेटस आप यूज कर रहे हैं, तो ब्रीथिंग अपरेटस क्या है, ऑलरेडी वो एक भारी इक्विपमेंट है, ठीक है। अभी उसको आप पीठ पे लेके घूम रहे हैं, मीन्स आप मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद क्या है, ये तो हो गया कि उस स्पेस के अंदर काम करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, लेकिन जो आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो आपका जो है कि जो आपका जो है कि जो बेसिकली जो है कि आपका स्काबा जो है, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस, है ना, ये क्या, ये ऑलरेडी क्या है, एक तो मैनुअल हैंडलिंग आप कर रहे हैं, साथ साथ जो है कि ये आपके बॉडी को फ्रीली मूव नहीं करने देता, है ना। और इसके साथ साथ अदर जो है कि इससे अदर भी हैजर्ड्स होते हैं, है ना। आपका जो है कि आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। एक तो कन्फाइंड स्पेस, कुछ ऐसे स्पेस होते हैं जिसमें हमारा बॉडी फ्रीली मूव नहीं कर पाता, वहां हम जो है कि ब्रीथिंग एपरेटस यूज करते हैं, है ना। एक मैनुअल हैंडलिंग हो जाता है, ठीक है। मैनुअल हैंडलिंग से एक तो ऑलरेडी वहां का एटमोस्फेयर जो है कि आपका हाई है ना, मीन्स टेम्परेचर हाई है, उसके अलावा हम मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, हमारा बॉडी क्या होगा, और इसका टेम्परेचर हाई होगा। सो अभी क्या है, कुछ केसेस में मैनुअल हैंडलिंग जो है कि आपका जो है कि एक अलग जो है कि रिस्क क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो पीपीएस का सिलेक्शन के टाइम पे आपको जो है कि पीपीएस को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। डोंट और डफ कंसिडरेशन, है ना, कब आपको उसको यूज करना है, कब आपको उसको उतारना है, कितनी बार यूज करना है ना, कितनी बार जो है कि उसको रिमूव करना है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। डीकंटामिनेशन फैक्टर, है ना, कैसे आप पीपीज को डीकंटामिनेट करेंगे, है ना। अगर मीन्स पीपीज आपका जो है कि किसी केमिकल के कांटेक्ट में आ गया, तो क्या जो है कि उस पीपीज को डीकंटामिनेट किया जा सकता है, ठीक है, डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। जैसे ईयर प्लग को हम लोग डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, डिकंटामिनेट नहीं कर सकते हैं, सो उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, है ना। वही ईयर मफ है तो उसको कर सकते हैं। देन मेंटेनेंस, पीपीएस का मेंटेनेंस कब करना होगा, कैसे करना होगा। अपीयरेंस, है ना, कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। शो अभी उसके वजह से कोई दूसरा रिस्क क्रिएट तो नहीं हो रहा है। सपोज दैट जैसे आप जो है कि अगर आप गूगल्स पहनते हैं, है ना, अगर आप स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, है ना, क्या करते हैं, स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, और आपको क्या करना पड़े, ईयर मफ इस्तेमाल करना पड़े, शो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ना। शो आपको जो है कि इसके ऊपर भी कंसीडर करने की जरूरत है। पीपीज जो है इसको हम लोग लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। पीपीज को क्या कहते हैं, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इट विल जस्ट सेफ गार्ड द पर्सन वियरिंग इट,
ये क्या करता है, जस्ट उसी को प्रोटेक्ट करता है जो इसको वियर करता है ना। जैसे शुभम जी पहने हैं तो रंजन जी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, है ना, ये शुभम जी को ही प्रोटेक्ट करेगा। फर्दर, इट इज रियरली 100% इफिशियंट। बहुत ही कम जो है कि आपके केसेस में पीपी जो है वो 100% इफिशियंट होता है ना, समझे। इट कैन बी अनकंफर्टेबल टू वियर, है ना। कभी कभी क्या है, अभी इसको जो है कि पहनना जो है कि पहनने में क्या होता है, कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता है ना, ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, विच कैन इम्पैक्ट एन एम्प्लॉइज इफिशियंसी और कॉज अदर रिस्क टू दैट, है ना। ये क्या कर सकता है, कभी कभी पीपी जो है डिस्कम्फर्ट होने की वजह से इम्प्लॉय के इफिशियंसी को जो है कि प्रभावित कर सकता है, और जो है कि दूसरा रिस्क को क्रिएट कर सकता है ना। जैसे अभी लूज पीपीज है, सपोज दैट आप अगर आपका शॉर्ट है, अगर शॉर्ट लूज है ना, तो कभी कभी क्या होता है, आपका जो है कि डोर है, कभी देखेंगे डोर के हैंडल में आपका बांह फंस जाता है, ठीक है, इस तरीके का होता है, आपका बांह फंस गया, ठीक है। सो अभी क्या होता है, जो हमारा जो है कि जो शूट होता है बेसिकली, जो हम लोग जो है कि ओवरऑल यूज करते हैं, ओवरऑल क्या होता है, वो भी लूज होता है। सो उधर भी चांसेस होता है फंसने का, ठीक है, किधर भी। सो अभी इसके अलावा और भी बहुत सारा रिस्क, जैसे अभी कुछ पीपीज होते हैं जिसको यूज करने के बाद अपने आप हैंड को फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये डिस्कम्फर्ट हो गया, ठीक है, समझे। यस सर। सर बोल ओके, रहे हैं जी जी, ये जो हमारा 3.1 है, 4 है सर, सॉरी, जी जी 3.4 है, तो ये टोटल तो आ जाता है मैनेजमेंट चेंजिंग में टोटल। जी जी। जी जी, वही वही थोड़ा थोड़ा डाउट था। आपका 3.4 जो है वो रिस्क असेसमेंट है, ठीक है। ये अभी हम जी लोग जी। पूरा मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं, एलिमेंट 3 में ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी पूरा मैनेजमेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट चेंजिंग। जी, जी, मैनेजमेंट चेंजिंग जो लिख रहा है वही ना। नहीं नहीं, मैनेजमेंट चेंजिंग अलग है ना, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, एमओसी, है ना, वो जी। अलग है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। एक एक किसका है सर? वो आगे, इसके आगे मिलेगा, है ना, एमओसी। जी अभी जी, ये नेक्स्ट जो हमारा रिस्क टॉपिक है। होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो एमओसी होगा, ये प्रिवेंटिव एंड प्रोडक्टिव मेजर्स है ना। जी जी। यस सर। ओके, ध्यान देंगे फर्दर। फर्दर है आपका इशू एंड रिप्लेसमेंट, है ना। अभी हम लोग कंप्लीट किए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसको हम लोग लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। देन है इशूज, इशू एंड रिप्लेसमेंट कर है द डेट ऑफ इशू and to whom will be logged, and if the item has a limited life like plastic safety helmet, gas filters, welding glass filter और etc, है ना। कहना बेसिकली जो है कि आपका जो पीपीज है ना, आपको कब उसको रिप्लेस करना चाहिए, बेसिकली ये डिपेंड करता है ना, कि किस डेट को इशू किया गया, उस डेट पे, इशू डेट के ऊपर किसको इशू किया गया, है ना। बेसिकली अभी क्या, वनरेबल पर्सन, वनरेबल पर्सन बोले यंग पर्सन, है ना। अगर किसी यंग पर्सन को पीपीज जो है कि प्रोवाइड किया गया, ठीक है, सो किस टाइप के वर्कर को जो है कि पीपीज इशू किया गया, है ना, किस डेट को इशू किया गया, है ना, उसका जो है कि उस आइटम का लिमिटेड लाइफ क्या है ना, उसका लिमिटेड लाइफ क्या है, मतलब कितने समय तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता था, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे हमें उसे कब हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। देन इफ इट हैज टू बी रिकॉल्ड फॉर टेस्टिंग, है ना, और जो है कि उसका जो है कि सेकेंड टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जो है कि पर्टिकुलर इक्विपमेंट को कब रिप्लेस करना है, ठीक है। जैसे कह रहा है आपका जो है कि सेफ्टी हार्नेस, है ना, और रीट्रीटमेंट
retreated with flame proofing, then the action is taken at the appropriate time, है ना। बेसिकली सेफ्टी हार्नेस है, ठीक है। या बेसिकली जो है कि आपका जो है कि इसका इस्तेमाल जो है कि हम जो है कि इसको जो है कि कब इशू किया जाएगा, कब रिप्लेस किया जाएगा, है ना, किसको इशू किया जाएगा, है ना, इशू के बाद रिप्लेसमेंट कब होगी, पर्टिकुलर जो है कि पीपीएस का डिपेंड करता है किस डेट को इशू किया गया, किसको इशू किया गया, उस इक्विपमेंट का लिमिटेशन, है ना, लिमिटेड लाइफ क्या है ना, और जो है कि उसकी नेक्स्ट टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि उसको कब रिप्लेस किया जाएगा, है ना, टेस्टिंग। फर्दर है आपका इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, है ना। पार्टिकुलर पीपीएस को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। कह रहा द हैजर्ड्स दैट द पीपी इज मैनेज्ड एंड द पर्पस फॉर विच इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड, है ना। मींस हमें ट्रेनिंग के दौरान क्या इंफॉर्मेशन देना होगा कि पीपीज जो है कि किन खतरों से जो है कि प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, और इसको यूज करने का, उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, the method which the PPs control the hazard and its limitation, है ना, और PPs किस जो है कि तरीके से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है खतरे से, इससे भी हमें बताना होगा, और इसकी खुद की डिसएडवांटेज क्या है, पीपीस की लिमिटेशंस क्या है, उसको भी बताना होगा। देन व्हाई द पीपीस द प्रॉपर डिवाइस, है ना, पीपीस को हम लोग क्यों प्रॉपर डिवाइस बोलते हैं, इसे भी बताना होगा। Then the method to which the PP is to make sure that it work when it is appropriate to check it, है ना। बेसिकली क्या मेथड है जिसके थ्रू हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि पीपीज जो है वो जो है कि हम करेक्टली यूज कर रहे हैं, क्या मेथड है चेक करने का, है ना, जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि पीपीज जो है कि मेरे द्वारा प्रॉपरली यूज किया गया। वे टू कीप द पीपीज इन रेगुलर वर्किंग ऑर्डर एंड एक्सीलेंट रिपेयर, है ना, क्या तरीका है जिससे जो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, करा वेज टू कीप द पीपीज इन रेगुलर वर्किंग ऑर्डर, है ना, जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि पीपीज जो है वो रेगुलर वर्किंग ऑर्डर में है ना, उस और वो उसका प्रॉपर रिपेयरमेंट हुआ है ना। इसके ऊपर भी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा कि कैसे जो है कि हम पीपीज को जो है कि चेक करेंगे, है ना, कि पीपी जो है कि प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं है, ठीक है, उसकी प्रॉपर रिपेयरमेंट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। सो ये हमारा पीपीज कंप्लीट हुआ, है ना। इसके अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी किए समझेंगे। बेसिकली हम लोग प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स देखे, जिसके अंदर हायरार्की पढ़े, एलिमिनेशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिन कंट्रोल, और जो है कि पीपीज, है ना। फॉर द साइन बोर्ड पढ़े, सेफ्टी साइन, बेसिकली प्रोहिबिशन साइन होता है, वार्निंग साइन होता है, मैंडेटरी साइन होता है, सेफ कंडीशन साइन होता है, फायर रिलेटेड साइन होता है। फर्दर जो इसके अलावा हम लोग पीपीज पढ़े, पीपीज क्या है, पीपीज जो है कि कुछ पीपीज के एग्जांपल्स देखे, है ना। पीपीज में कौन कौन से इक्विपमेंट कंसीडर नहीं किए जाते हैं, देन पीपीज का जो है कि यूज हमारा जो है कि कैसे करना है, यूज इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा, है ना। देन इर्गोनॉमिक पीपीज जो है कि किधर जो है कि आपका जो है कि कैसे इर्गोनॉमिक होगा, कैसे अनइर्गोनॉमिक होगा, देन कैसे उसका सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, इसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों बोलते हैं, कब इसको इशू करेंगे, कब रिप्लेस करेंगे, और क्या इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन देना होगा, मीन्स क्या हमें इंफॉर्मेशन देना होगा ट्रेनिंग के दौरान वर्कर को सेफली पीपीज को यूज करने के लिए, है ना। ये हम लोग कंप्लीट किए। फर्दर है आपका कंट्रोल मेजर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन द वर्क प्लेस, है ना। क्या हम लोग को कंट्रोल लेना है जब हमारे वर्क प्लेस पे क्या होगा, चेंजेस होंगी, है ना। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ये जो है कि नेक्स्ट टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ठीक है। शो मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या होता है समझेंगे। मैनेजमेंट ऑफ चेंज बोले तो किसी भी प्रकार का जो है कि वर्क प्लेस पे चेंजेज होना, ठीक है, जिससे वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी इफेक्ट हो सकता है, उसको हम लोग मैनेजमेंट ऑफ चेंज कहते हैं, है ना। मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस बोले तो किसी भी प्रकार का चेंजेज होना जिससे जो है कि वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी इफेक्ट हो सकता है, उसको हम लोग मैनेजमेंट ऑफ चेंज बोलते हैं। जैसे लॉ में चेंज होना, वर्किंग ऑर्डर में चेंज होना, वर्किंग प्रोसीजर में चेंज होना, वर्क इक्विपमेंट में चेंज होना, वर्किंग पर्सनल में चेंज होना, ठीक है।
किसी भी तरीके का चेंजेज होना जिससे वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी इफेक्ट हो सकता है, उसको हम लोग मैनेजमेंट ऑफ चेंज बोलते हैं। जैसे चेंज आइडेंटिफिकेशन दिया, मटेरियल इक्विपमेंट प्लांट में चेंजेज होना, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में चेंज होना, वर्क मेथड में चेंज होना, लॉ में अमेंडमेंट होना, ठीक है, पर्सनल में चेंजेज होना, वर्क टाइम में चेंजेज होना, ठीक है, प्लांट इक्विपमेंट में चेंजेज होना, सिस्टम में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन होना, डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन होना, ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस में चेंजेज होना, ये सब क्या है, ये सब जो है कि चेंज आइडेंटिफिकेशन है। सो इस चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, है ना, मिटिगेट करने के लिए, हम लोग इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या कंट्रोल लेंगे। सो चेंजेस से पहले कम्युनिकेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे, है ना, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे कि क्या चेंजेस होने जा रही है ना, चेंजेस को कम्युनिकेट करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करेंगे कि जो हम चेंजेस करने जा रहे हैं उस चेंजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उस इम्पैक्ट को कैसे हमें कंट्रोल करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करेंगे, है ना। देन अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंट पीपल, कॉम्पिटेंट पीपल को अपॉइंट करेंगे पार्टिकुलर चेंजेस को जो है कि प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए। सेग्रीगेट करेंगे वर्क एरिया को, जिस वर्क एरिया में हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। देन अमेंडमेंट करेंगे इमरजेंसी प्रोसीजर में, अगर हमारा जो है कि वर्क इक्विपमेंट में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, है ना, चेंजेस कर रहे हैं, सो उस हिसाब से हमारा हमें अपने इमरजेंसी प्रोसीजर में भी अमेंडमेंट करने होंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, इमरजेंसी प्रोसीजर में भी अमेंडमेंट करेंगे। देन वेलफेयर प्रोविजन में भी अमेंडमेंट करना पड़ सकता है। सपोज दैट आपके साइट पे पहले जो है कि 20 वर्कर काम करते थे, है ना, अभी जो है कि 30 वर्कर काम कर रहे हैं। सो अभी क्या होगा, आपको वेलफेयर प्रोविजन में भी चेंजेस करनी होंगी, है ना। सपोज दैट आपके वर्क पे पहले 20 लोग काम करते थे जो फिजिकली फिट थे, अभी आपके वर्क प्लेस पे डिसेबल्ड पर्सन भी आ गए। सो अभी वर्किंग पर्सनल में यहाँ चेंजेस हुआ, सो इमरजेंसी प्रोसीजर में भी चेंज करना होगा और वेलफेयर प्रोविजन में भी चेंजेस करने होंगे, ठीक है, समझे। देन है रिव्यूइंग ऑफ चेंजेस, है ना, रिव्यूइंग फॉर चेंजेस, कैसे आप चेंजेस को रिव्यू करेंगे। तो चेंजेस को रिव्यू करने के लिए आप फॉलोइंग डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप किस डेटा का इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड करता है आपके वर्क प्लेस के ऊपर, है ना, आपके वर्क एक्टिविटी के ऊपर, कि आपके वर्क एक्टिविटी से कौन कौन सा डेटा जुड़ा हुआ है, उस डेटा को आपको रिव्यू करना होगा, चेक करना होगा। जैसे बेसिकली ये कुछ एग्जांपल्स हैं डेटा का, जैसे कॉज एंड इफेक्ट चार्ट, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, है ना, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल एरिया क्लासिफिकेशन ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, रिफिल सिस्टम, रिलीफ सिस्टम, फायर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी सिस्टम, है ना, फायर एंड गैस लेआउट, इनपुट आउटपुट शेड्यूल एंड लेआउट, है ना, क्रोसिव प्रिवेंशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम, है ना, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मेंटेनेंस प्रोसीजर और पर्सनल ट्रेनिंग, है ना। ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, डेटा है, रिकॉर्ड्स है, जिसको हम लोग रिव्यू करते हैं, ठीक है। सो आप किस डेटा को रिव्यू करेंगे ये डिपेंड करता है आपके वर्क प्लेस पे किस तरीके का चेंजेस किया जा रहा है, उस चेंजेस से जुड़ा हुआ कौन कौन सा डेटा है, रिकॉर्ड है ना, जो जो रिकॉर्ड उस चेंजेस से जुड़ा होगा उस रिकॉर्ड को हमें रिव्यू करना होगा। सपोज दैट आपके वर्क प्लेस पे, है ना, अभी क्या हो रहा था, आपके वर्क प्लेस पे बेसिकली जो है कि पेंटिंग का वर्क किया जा रहा था, है ना। पेंटिंग पहले आप क्या था, जनरल पेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, अभी आप एस्बेस्टस पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिल्डिंग को फायर प्रूफ बनाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ क्या हुआ, प्रोडक्ट में चेंजेज हो गया, है ना, चेंजेज इन सबस्टांस प्रोडक्ट, ठीक है। सो अभी यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिव्यू करना पड़ेगा, सो ट्रेनिंग रिकॉर्ड को रिव्यू करना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट को रिव्यू करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट को रिव्यू करना पड़ेगा, है ना। देन जो है कि आपका जो है कि जो आपका एरिया क्लासिफिकेशन है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्या क्या इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं उसको रिव्यू करना पड़ेगा, इमरजेंसी प्रोसीजर को रिव्यू करना पड़ेगा, है ना। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, डेटा है, जिसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपके वर्क प्लेस पे किस तरीके का चेंजेस किया जा रहा है, उस चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट रिव्यू करना होगा। क्लियर, समझे। एमओसी मैनेजमेंट ऑफ चेंज, एक बार फिर से समझेंगे मैनेजमेंट ऑफ चेंज। आपके वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार का चेंजेस किया जाता है जो वर्कर के हेल्थ एंड सेफ्टी को अफेक्ट कर सकता है, उसको हम लोग मैनेजमेंट ऑफ चेंज कहते हैं, ठीक है। अब चेंजेस जो है कि आपके प्रोडक्ट में हो सकते हैं, सर्विस में हो सकते हैं, है ना, आपके जो है कि इक्विपमेंट में हो सकते हैं, वर्किंग आवर में हो सकते हैं, वर्किंग पर्सनल में हो सकते हैं, वर्किंग प्रोसीजर में हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी चेंजेस होगा उसको हम लोग एमओसी में कंसीडर करते हैं। सो उसके उस चेंजेस को के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल क्या लेना है, तो चेंजेस को कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, ताकि उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली हर पर्सन जो है कि बिहेव कर सके। रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म करना है, कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करना है, उस वर्क एरिया को सेग्रीगेट करना है जिधर आप चेंजेस किए, है ना, इमरजेंसी प्रोसीजर में सुधार करना है, वेलफेयर प्रोविजन में भी आपको जो है कि सुधार करना है। देन चेंजेस
को रिव्यू करने के लिए आपके साइट पे उस पार्टिकुलर चेंजेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको उसको रिव्यू करना है, ठीक है। सो ये एमओसी है, कोई डाउट है इसमें बताएंगे? रवि रंजन जी, शुभम जी, ओके। तो आप लोग यहाँ तक रिवाइज कीजिए, फर्दर हम लोग कल जो है कि 3.7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्दर हम लोग कल 3.7 स्टार्ट करेंगे, है ना। आज हम लोग 3.5 और 3.6 कंप्लीट किए, ठीक है। कल हम लोग 3.7 स्टार्ट करेंगे, ओके। 3.6 छोटा टॉपिक है क्या सर? जी जी, छोटा टॉपिक है, एमओसी बहुत